बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें एक आध्यात्मिक खजाना मिला, लेकिन उनमें नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई, और इस जगह के बारे में दूसरों को भी जरूर पता चलेगा। उस समय वो चीज उसकी नहीं रहेगी। गर्जन। अचानक मुकुल रॉय का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि छोटे वाले को मारने के बाद बड़ा वाला आया और फिर बड़ा वाला आया, है ना? अगर ऐसा है तो उसकी मौत निश्चित है। इस आवाज का स्रोत उसके पीछे ही निकला। उसके पीछे एक गुफा थी जिसे उसने अभी अभी हथौड़े से पीटकर बनाया था। किसी राक्षसी जानवर का चुपचाप उसके पीछे प्रकट होना असंभव था। मुकुल रॉय ने घूंट भर लार निगली और धीरे धीरे अकड़कर पीछे मुड़ा। उसने आगे जो देखा वो डर नहीं, बल्कि संदेह था। उसके सामने वाकई एक राक्षसी जानवर था, लेकिन क्या यह राक्षसी जानवर थोड़ा ज्यादा छोटा नहीं था? यह 30 सेंटीमीटर लंबा था और इसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था। यह डरावना नहीं, बल्कि बेहद प्यारा था। इसकी बड़ी बड़ी जीवंत आंखें बिल्कुल इंसानों की आंखों जैसी थी। इस समय यह उसे देख रहा था, अपनी छोटी पूंछ हिला रहा था और अपना छोटा सा सिर झुकाए हुए था, मानो किसी चीज को उत्सुकता से देख रहा हो। मुकुल रॉय को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने इस प्यारे से राक्षसी जानवर को पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो ये पृथ्वी पर देखे गए किसी पौराणिक जानवर का लघु रूप हो। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि मुक्त कर दी। जू किलिन। क्षेत्र, रैंक, गुण, परिचय। इसकी शारीरिक बनावट से मिलती जुलती जानकारी के अनुसार यह संदेह है कि यह किलिन वंश की शीर्ष रक्तरेखा का श्यूक किलिन है। मुकुल रॉय। जू किलिन। मुकुल रॉय हतप्रभ लग रही थी। क्या यह असली के लिए है? एक्वा ब्लू स्टार पर पृथ्वी की ही तरह किलिन एक अत्यंत कुलीन वंश का प्रतिनिधित्व करते थे। मूलतः सभी ज्ञात पौराणिक प्राणियों में किलिन सर्वोच्च स्थान पर थे, और जू किलिन का वंश तो और भी कुलीन था। लेकिन क्या यह सचमुच एक किलिन था? किसी मनुष्य के निवास स्थान के इतने निकट एक किलिन कैसे प्रकट हो सकता है, और वो भी इतनी प्यारी सी छोटी सी किलिन? आध्यात्मिक दृष्टि के परिचय के अनुसार यह डेटाबेस उसकी उपस्थिति पर आधारित था। दूसरे शब्दों में, यह संभावना थी कि वह एक किलिन था, लेकिन यह संभावना भी थी कि वह किलिन नहीं था। हालांकि मुकुल रॉय का मानना था कि यह या तो एक किलिन था या उसके जैसा ही कुछ था। क्यों? धत तेरे की उसकी आध्यात्मिक दृष्टि इतने छोटे कद के व्यक्ति के गुणों का पता नहीं लगा सकी, जिसका मतलब था कि उसका स्तर मुकुल रॉय से 5 पायदान ऊपर था, यानी सबसे निचले जादुई शरीर के स्तर से भी ऊपर। इतना छोटा आदमी इस समय स्नो किलिन के मुंह में कुछ थामे हुए प्रतीत हुआ। वो मुकुल रॉय की ओर बढ़ा, फिर अपना सिर नीचे करके वो वस्तु मुकुल रॉय के पैरों के पास रख दी। ऐसा नहीं लगता कि इसका मेरे प्रति कोई जानलेवा इरादा है। यह भांपते हुए मुकुल रॉय ने राहत की सांस ली। क्या तुम मुझे ये देने वाले हो? मुकुल रॉय ने अपने पैरों के पास इंद्रधनुषी रंग की शल्क जैसी दिखने वाली उस चीज को देखा और संकोच से पूछा। मुकुल रॉय तब और भी अचंभित हो गया जब उसने सिर हिलाया। ये मुझे समझ सकता है। लानत है, ये किस तरह का राक्षस है? उसकी बुद्धिमत्ता कितनी उच्च थी! ये निश्चित है कि दिखने में प्यारा सा ये छोटा जीव उसे पल भर में मार सकता है, लेकिन फिलहाल इसका कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है और ये इंसानी भाषा भी समझ सकता है। इससे साबित होता है कि ये राक्षसी जीवों में सबसे ऊपर है। भयानक, बेहद डरावना। मुकुल रॉय ने इंद्रधनुषी रंग का रहस्यमय तराजू उठाया। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि ने उसका परीक्षण किया, लेकिन वह सवालों से घिरी हुई थी। उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि अगले ही पल इंद्रधनुषी रंग का वह आवरण अप्रत्याशित रूप से इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया
और मुकुल रॉय के शरीर में उसकी उंगलियों के माध्यम से प्रवेश कर गया। उस क्षण वो घबरा गया। डिंग, सिस्टम ने पता लगा लिया है कि होस्ट मुकुल रॉय ने एक विशेष शक्ति प्राप्त कर ली है। वो कूल स्कम्बैग मैन सिस्टम ने शक्ति स्वीकार कर ली है। डिंग, सत्ता स्वीकार करने में सफल। डिंग, मेजबान मुकुल रॉय ने धातु गुण शक्ति प्राप्त कर ली है। डिंग, मेजबान मुकुल रॉय ने लकड़ी की विशेषता शक्ति प्राप्त कर ली है। डिंग, डिंग, मेजबान मुकुल रॉय ने अंधकार गुण की शक्ति प्राप्त कर ली है। डिंग, डिंग, होस्ट मुकुल रॉय ने स्थानिक विशेषता शक्ति प्राप्त कर ली है। डिंग, मेजबान मुकुल रॉय ने समय की शक्ति प्राप्त कर ली है। मुकुल रॉय, एक पल के लिए सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में कौंध गया। आखिर क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारे गुण प्राप्त कर लिए हों। क्या ये उस चीज की वजह से था? मुकुल रॉय ने जल्दी से अपने गुणों पर एक नजर डाली। नाम मुकुल रॉय, आयु 21, क्षेत्र आत्मा संघनन के 9 सितारे, स्तर 19, अनुभव 51001750, बदमाश का मूल्य 51,800, शक्ति 377, संविधान 366, निपुणता 365, आत्मा 365, आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 1450, प्रतिभा शाही चिकित्सा की पवित्र तकनीक, मार्शल कौशल, आध्यात्मिक नेत्र, पंचवज्र नक्षत्र, ब्रह्मांडीय मुट्ठी, ची संघनन प्रहार, गति छाया। विशेषताएं: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, बिजली, अंधकार, प्रकाश, अंतरिक्ष, समय। सभी विशेषताओं का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। पर्याप्त विशेषता ऊर्जा प्राप्त होने पर यह स्थायी रूप से सक्रिय हो जाएगी। उसने सचमुच सारे गुण प्राप्त कर लिए थे। एक्वा ब्लू स्टार पर मार्शल आर्टिस्टों में आमतौर पर एक ही गुण होता था। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी सबसे आम थे। वायु, बिजली, अंधकार और प्रकाश दुर्लभ गुण थे। बहुत कम लोगों में 2 गुण होते थे, 3 तो और भी कम लोगों में। एक्वा ब्लू स्टार पर मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा को पहचानने का केवल एक ही तरीका था, और वह था ये देखना कि उसने कौन सा गुण जागृत किया है। वह गुण जितना दुर्लभ होता था, उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था। 2 ऐसे गुण थे जिन्हें 100 मिलियन लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति जागृत कर पाता था, और वे थे अंतरिक्ष और समय। ये दोनों गुण सबसे शक्तिशाली और सबसे मुश्किल नियंत्रण योग्य थे। हालांकि मुकुल रॉय के पास न केवल समय और स्थान था, बल्कि अन्य सभी गुण भी थे। ये किस तरह का विचार था? वो अजेय था। हालांकि उसे सभी गुणों का उपयोग करने का केवल एक ही मौका मिला। यदि वह उनका स्थायी रूप से उपयोग करना चाहता था, तो उसे संबंधित गुण की ऊर्जा प्राप्त करनी थी। ये बात समझने में आसान थी, लेकिन पूरी तरह से सरल नहीं थी। मुकुल रॉय को यह सब इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसके सामने खड़े निर्दोष जू किलिन ने उसे एक रहस्यमय 7 रंगों वाला तराजू दिया था। एक्वा ब्लू स्टार पर शायद वही इकलौता मार्शल आर्टिस्ट था जिसके पास सारे गुण मौजूद थे। अगर वह बिना किसी रोकटोक के उन सभी गुणों का इस्तेमाल कर पाता, तो मुकुल रॉय अजेय होता। मैं देखना चाहती हूं कि यह सच है या नहीं। मुकुल रॉय को लगा कि यह थोड़ा अवास्तविक है। 5 गर्जनापूर्ण दिव्य घटना। मुकुल रॉय ने अपने भीतर शक्तिशाली बिजली की शक्ति का संघनन किया और फिर अपने दाहिने हाथ से जमीन पर जोरदार प्रहार किया। पलक झपकते ही उसके चारों ओर बैंगनी बिजली का तूफान सा आ गया। जू किलिन के छोटे से शरीर के चारों ओर हल्की सफेद रोशनी दिखाई दी, जो बिजली देखने में सब कुछ नष्ट करने वाली लग रही थी। असल में उसके लिए हानिरहित थी। जब धूल छंट गई, तो मुकुल रॉय ने चारों ओर देखा और वो अचंभित रह गई। जब उसने अपनी नवी तारा आत्मा एकाग्रता स्तर की साधना के साथ पंचवज्र स्वर्गीय घटना को छोड़ा,
तो उसने अपने चारों ओर 20 मीटर का एक गड्ढा बना दिया। हालांकि ये गहरा नहीं था, लेकिन इस शक्ति के साथ यदि उसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस सीमा के भीतर पंच वज्रपात की चपेट में आ जाता तो वो या तो मर जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता। बहुत बढ़िया। मुकुल रॉय की आंखों में चमक आ गई। शक्तिशाली बिजली जैसी शक्ति, भयानक पृथ्वी रैंक 8 स्टार मार्शल कौशल, ये विनाशकारी शक्ति वाकई अद्भुत है। जब मुकुल रॉय ने दोबारा बिजली की शक्ति को संघनित करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह इसे संघनित नहीं कर पा रहा था। इसका कारण यह था कि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में गुंधम शक्ति अवशोषित कर ली जाए तो इसका स्थायी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इंतजार। मुकुल रॉय ने उस जगह को देखा जहां ट्रू फ्लेम बस्टिंग बुलेट फटी थी। क्या यहां आकाश और पृथ्वी का बिजली से जुड़ा कोई खजाना नहीं था? क्या यह अवशोषित हो सकता है? लेकिन उसने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। फिर मुकुल रॉय ने अपने बगल में मौजूद जू किलिन पर एक नजर डाली और पाया कि उसके छोटे शरीर से एक शक्ति निकल रही है। टकराना। उसके छोटे से अगले पंजे ने जमीन पर हल्का सा कदम रखा और मुकुल रॉय हवा में उछलकर बिजली से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरा। आह! जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मुकुल रॉय बिजली जैसी शक्ति से तुरंत पिघल गया। उस भयानक शक्ति के कारण मुकुल रॉय असहनीय दर्द से कराह उठा। बिजली गिरने से वो हवा में लटक गया। डिंग! बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। उसके मन में एक ऐसी आवाज गूंजी। मुकुल रॉय उसे देख नहीं सका क्योंकि वो इतने दर्द में था कि अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। उसी क्षण घनी बैंगनी बिजली उसके सीने में समा गई और उसके शरीर में विलीन हो गई। बिजली की विशाल शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये दुखदायक है। मुकुल रॉय को लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही है। क्या मैं मरने वाला हूं? उसकी त्वचा जलकर काली पड़ गई और उसके कपड़े पल भर में राख हो गए। अगर आध्यात्मिक शक्ति का संरक्षण न होता तो उसके बाल झड़ जाते और उसका शरीर फट जाता। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका दायरा बहुत छोटा है। मुझे डर है कि अगले ही पल वो फट जाएगा और मर जाएगा। ऊपर जो किलिन धीरे धीरे किनारे तक गया और नीचे देखा। जब उसने मुकुल रॉय का नग्न शरीर देखा तो वह बिल्कुल इंसानों की तरह पीछे हट गया और अपने छोटे पंजों से अपना चेहरा ढक लिया। 2 सेकंड बाद उसने एक सफेद रोशनी उत्पन्न की और नीचे उड़ गया। सफेद रोशनी मुकुल रॉय के शरीर में प्रवेश कर गई और उसकी फटी हुई त्वचा पल भर में ठीक हो गई। चाहे उस पर कितनी भी बिजली गिरे, वो बिल्कुल ठीक था। मुकुल रॉय बेहोश हो गया। उसे लगा जैसे वह मरने वाला है, लेकिन अचानक उसे बहुत आराम महसूस हुआ। तभी उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। डिंग! बिजली की शक्ति संघनित हो गई है। बिजली की शक्ति स्थायी रूप से सक्रिय हो गई है। डिंग! मेजबान के शरीर पर बिजली गिरने से हुए बदलाव के कारण शरीर की क्षमता +50। जब मुकुल रॉय ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक गहरे गड्ढे में पड़ा पाया और बैंगनी वज्रपात गायब हो चुका था। ज़ैंग! मुकुल रॉय अचानक उठ खड़ा हुआ। लानत है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुकुल रॉय ने अपने नग्न शरीर को देखा और उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। जरा ठहरिए। मुकुल रॉय ने चारों ओर देखा और फिर उसे याद आया। ऐसा लगता है कि मैं मरा नहीं हूं। उसने अपने शरीर को छुआ। ऐसा लगा, और भी सख्त। बेहोश होने से पहले की आवाज उसे अचानक याद आई और उसने अपने अंगों पर नजर डाली। शारीरिक बनावट में वाकई 50 अंकों की वृद्धि हुई। गर्जने की विशेषता। उसने अपनी हथेली खोली और वज्रपात को संघनित किया। जी। उसके हाथ की हथेली में बैंगनी रंग की बिजली चमक उठी। आनंद, उत्तेजना। इस समय मुकुल रॉय के दिल में केवल यही 2 भावनाएं उमड़ रही थी। उसने सचमुच अपनी गर्जना वाली क्षमता को स्थायी रूप से सक्रिय कर दिया। अब उसके पास कोई गुण नहीं है,
उनमें सभी गुण मौजूद हैं। ये सचमुच एक सपने जैसा है। रुको, वो जू किलिन। मुकुल रॉय ने ऊपर छलांग लगाई, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। क्यों? इससे मुझे क्या फायदा हुआ? इसने मुझे इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों दी? इसके अलावा मैं अपनी ताकत से बिजली की शक्ति सहन नहीं कर सकता। इसने मुझे इसे सहन करने में मदद की, और यहां तक कि मेरे घावों को भरने में भी मदद की। क्यों? वो बिना कुछ बोले ही चला गया। मुकुल रॉय वहीं बैठा सोच में डूबा रहा। वो सचमुच भावुक हो गया था। वो जू किलिन को ढूंढकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि उसके प्रकट होने से मुकुल रॉय पूरी तरह बदल गया था। पृथ्वी पर लोग कहते थे कि किलिन शुभ संकेत होते हैं। किलिन को देखना शुभ संकेत माना जाता है। पहले तो मुकुल रॉय को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था। बच्चे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें इसका बदला चुका दूंगा। मुकुल रॉय की आंखें चमक उठीं। सभी राक्षसी जीव बुरे नहीं थे। उनमें से कई तो मनुष्यों के मित्र भी थे। मुकुल रॉय ने एक पल सोचा। अब उसके पास सभी गुण थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली समय और स्थान गुण भी शामिल थे। लेकिन वज्र गुण को छोड़कर बाकी सभी गुणों का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। यदि वो वज्र गुण की तरह इनका स्थायी रूप से उपयोग करना चाहता, तो केवल एक ही तरीका था, और वह था संबंधित गुण की ऊर्जा को अवशोषित करना। उदाहरण के लिए, अग्नि गुण। उसे एक ऐसा दिव्य खजाना ढूंढना होगा जिसमें अत्यंत शक्तिशाली अग्नि गुण हो, और उसे अवशोषित करना होगा। तभी वो अनंत काल तक ज्वालाएं छोड़ सकेगा। ये एक लंबी और कठिन यात्रा होने वाली थी, लेकिन यह भी तय था कि हर नए प्रकार के साथ मुकुल रॉय की ताकत तेजी से बढ़ेगी। इसलिए मुकुल रॉय को यही रास्ता अपनाना पड़ा। यदि एक दिन वह सभी गुणों में महारत हासिल कर ले और उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सके, तो वो वास्तव में अजेय हो जाएगा। इसलिए मुकुल रॉय को न केवल अपनी साधना का स्तर बढ़ाना था, बल्कि उसे पर्याप्त गुण शक्ति वाले खजाने भी खोजने थे जिन्हें वह अवशोषित कर सके। जब वह और मजबूत हो जाएगा, तो यह इस बार की तरह खतरनाक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक समस्या खड़ी हो गई। उसके सारे कपड़े जल गए थे। वो वापस कैसे जाएगा? सुबह के 2 बज चुके थे। आर्यनगढ़ शहर की सड़कों पर वैसे तो ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन लोग तो थे ही। वह नग्न अवस्था में वापस तो नहीं भाग सकता, है ना? सौभाग्य से प्रकृति ने मुकुल रॉय को कपड़े दे दिए। उसने कुछ बड़े पत्ते उठाए और खुद को उनमें लपेट लिया। फिर जल्दी से आर्यनगढ़ शहर की ओर भागा। उसके जूते भी गायब थे। मुकुल रॉय पूरी तरह नंगे पैर था, लेकिन उसका स्तर इतना कम नहीं था कि नंगे पैर दौड़ने पर भी उसे चोट न लगे। 1.5 घंटे बाद मुकुल रॉय आखिरकार अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। हालांकि रास्ते में कुछ लोगों ने उसे देख लिया था, लेकिन सौभाग्य से उसने कुछ भी नहीं खोया। जब उसने दरवाजा खोला, तो मुकुल रॉय ने देखा कि बैठक के कमरे की बत्तियां अभी भी जल रही थी। रोहिणी रॉय सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। वह सोई नहीं थी, क्योंकि बिजली गिरने से मुकुल रॉय का फोन टूट गया था। इसलिए रोहिणी रॉय ने उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। वो बहुत चिंतित थी। मुकुल रॉय को वापस आते देख रोहिणी रॉय झट से दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि मुकुल रॉय ने घास पहन रखी थी। छोटी परी, तुम क्या कर रही हो? मुकुल रॉय थोड़ा चौंक गया। उसे रोहिणी रॉय का कोमल शरीर थोड़ा कांपता हुआ महसूस हुआ। रोहिणी रॉय ने बिना कुछ कहे मुकुल रॉय को गले लगा लिया। वे काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाते रहे। मुकुल रॉय का दिल सचमुच भावुक हो गया। वो बहुत चिंतित थी, बहुत डरी हुई थी। उसे बहुत डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। वो रो रही थी। एक लड़की जो उससे दिल से प्यार करती थी और उसकी परवाह करती थी, एक लड़की जो बाहर से इतनी कठोर दिखती थी, वो इस तरह रोई। मुकुल रॉय के पास उसके साथ अच्छा व्यवहार न करने का क्या कारण था? लेकिन उस समय वो खुद को दोषी ठहरा रहा था।
मुकुल रॉय ने धीरे से हाथ बढ़ाकर रोहिणी रॉय की पतली पीठ पर थपथपाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मुकुल रॉय ने धीरे से कहा। अगली बार तुम कहाँ जाओगे, मुझे बताना। रोहिणी रॉय की थोड़ी कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज एक बेहद असहाय, बहुत डरे हुए बच्चे की तरह लग रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगली बार मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ जाती हूं। मुकुल रॉय के चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान झलक रही थी। फिर रोहिणी रॉय ने मुकुल रॉय को छोड़ दिया और उसकी तरफ देखा। मुकुल रॉय ने अपने चेहरे से आंसू पोंछ लिए। मैं वादा करता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं कितना अच्छा हूं। रोहिणी रॉय ने मुकुल रॉय की ओर देखा और अपने होंठ काटते हुए कहा, तुम इस तरह कैसे बन गए? कोई बात नहीं। यहां आते समय कुछ खूबसूरत लड़कियों को मैं पसंद आ गया और उन्होंने मुझे नंगा कर दिया। अगर मैं तेजी से नहीं भागता तो मैं पूरी तरह से थक जाता। यहां आने से पहले मैंने अपना फोन लेने की हिम्मत भी नहीं की। रोहिणी रॉय ने मुकुल रॉय की तरफ हल्के से आंखें घुमाई। उसने मुकुल रॉय के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही कि वह सही सलामत वापस आ जाए। जल्दी जाओ, नहा लो और कपड़े बदल लो। तुम बहुत गंदे हो। तो मैं तुम्हें पहले एक चुम्बन दूंगा। मुकुल रॉय ने बेशर्मी से अपना मुंह रोहिणी रॉय के चेहरे की ओर बढ़ाया। रोहिणी रॉय ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मैं सोने के लिए जा रहा हूं। अपने आंसू पोंछने के बाद रोहिणी रॉय अपने कमरे में लौट गई। मुकुल रॉय ने अपने चेहरे से बेशर्म मुस्कान हटा दी और चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने कसम खाई कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। वह उसे किसी भी तरह से अन्याय नहीं होने देगा। निश्चित रूप से। कमरे में रोहिणी रॉय दरवाजे से टिककर धीरे धीरे नीचे बैठ गई। हालांकि मुकुल रॉय सुरक्षित वापस आ गई थी, लेकिन उसका डर इतनी जल्दी दूर नहीं हुआ था। हां, उसका स्वभाव कठोर था, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे लोग उसे आसानी से परेशान करने वाली न समझे। हालांकि वो बहुत ही संवेदनशील भी थी। उसे नहीं पता था कि अगर एक दिन मुकुल रॉय को सच में कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। वो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मुकुल रॉय के फोन पर संपर्क न हो पाने के कारण वह उसे ढूंढने बाहर चली गई। जब वह उसे नहीं ढूंढ पाई तो सोफे पर लेटकर रोने लगी। उसे सचमुच डर था कि मुकुल रॉय को कुछ हो न जाए। धीरे धीरे शांत होने के बाद रोहिणी रॉय सोने चली गई। इसी समय मुकुल रॉय के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी। डिंग। बड़ी बहन को बुरी तरह रुला दिया। घटिया इंसान की कीमत प्लस 5 लाख। इतनी घटिया हरकतों को देखकर मुकुल रॉय समझ सकता था कि रोहिणी रॉय कितनी चिंतित और डरी हुई होगी। उसने कल स्कूल न जाने का फैसला किया। वह पूरा दिन रोहिणी रॉय के साथ बिताना चाहता था। अगली सुबह रोहिणी रॉय लगभग 9 बजे उठी। वह देर से सोई थी। इस समय उठने का कारण उसकी लगन थी। कमरे से बाहर आते ही उसे एक खुशबू महसूस हुई। वाह 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 वाह, मेरी नन्ही परी के लिए विशेष रूप से बनाया गया पौष्टिक नाश्ता। मुकुल रॉय अचानक प्रकट हुई। तुम स्कूल नहीं गए? रोहिणी रॉय ने हैरानी से मुकुल रॉय की तरफ देखा। मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय का हाथ पकड़ा और मेज पर बैठ गई। नहीं, मैंने कल रात छोटी परी को नाराज कर दिया था, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। जल्दी करो, मैंने इसे बना लिया है। इसे चखकर देखो कि ये अच्छा है या नहीं। रोहिणी रॉय ने मेज पर रखे नाश्ते को देखा और खाली निगाहों से घूरने लगी। तुम किस चीज को घूर रहे हो? इसे आजमा कर देखो। मैं पहले हाथ मुंह धो लूंगा। जहां तक उसे याद था, मुकुल रॉय ने बहुत समय पहले उसके लिए नाश्ता बनाया था। यह सच था कि मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय के लिए लगभग कभी खाना नहीं बनाया था। रोहिणी रॉय ही हमेशा परिवार की देखभाल करती थी और मुकुल रॉय को भी उसकी देखभाल की आदत हो गई थी। स्कम्बैग सिस्टम प्राप्त करने से पहले वह साधना करने में असमर्थ था और एक साधारण व्यक्ति था।
जो इससे अधिक साधारण नहीं हो सकता था। मुकुल रॉय उलझन में था और उसका आत्मविश्वास कम था। वो ये भी सोचता था कि क्या वो पृथ्वी से इस जगह पर पुनर्जन्म ले सकता है, ताकि मरने पर क्या वो वापस जा सके। उस समय मुकुल रॉय के मन में आत्महत्या करने का भी विचार आया था। रोहिणी रॉय के साथ ईमानदारी से पेश आने की तो बात ही दूर। बाद में उसे एहसास हुआ कि रोहिणी रॉय वास्तव में एक अच्छी लड़की थी। लेकिन अब मुकुल रॉय सचमुच रोहिणी रॉय के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। रोहिणी रॉय हाथ धोने के बाद मेज पर आई। वहां से बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मुकुल रॉय ने बनाया है। जल्दी खा लो, नहीं तो ये चिपक जाएगा। मुकुल रॉय रोहिणी रॉय के बगल में बैठ गया और चॉपस्टिक से खाना खाने लगा। उसने सीफूड नूडल्स के 2 कटोरे बनाए। मुकुल रॉय को सीफूड नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद थे। उसने पतले नूडल्स में कुछ सब्जियां डाली, फिर बाई हाउ के मैंटिस श्रिम्प और झींगा का मांस डाला और आखिर में ऊपर से केकड़े के अंडे डाल दिए। हे भगवान, क्या इस तरह के नूडल्स से बेहतर कुछ और हो सकता है? मुकुल रॉय भी पूरा कटोरा सूप खत्म कर सकी। ये इतना स्वादिष्ट था कि क्या कहें। रोहिणी रॉय ने थोड़ा सा टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाने लगी। मुकुल रॉय ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। कैसा है? अच्छी है? क्या सच में तुमने इसे बनाया है? रोहिणी रॉय को विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। इसे बेहद स्वादिष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह का स्वाद काफी सुखद और स्वादिष्ट था। बिल्कुल। रोहिणी रॉय की बातें सुनकर मुकुल रॉय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अक्सर पृथ्वी पर जूही सिन्हा के लिए ये बनाता था और उसे भी ये खाना बहुत पसंद था। रोहिणी रॉय ने सचमुच पूरा कटोरा खाना चट कर लिया। सूप की एक बूंद भी नहीं बची। वो संतुष्टि से कुर्सी पर बैठ गई। ऐसा नहीं था कि खाना इतना स्वादिष्ट था कि वो इतना खा सकी, बल्कि इसमें एक तरह की खुशी थी, क्योंकि उसे लगा कि मुकुल रॉय बदल गई है और वो बहुत खुश थी। छोटी परी, चलो आज अपना सामान पैक करके बाहर खेलने चलते हैं। आज तुम्हें कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो लगता है कि हमने पिछले 3 सालों से अच्छा समय नहीं बिताया है। दरअसल मुकुल रॉय और रोहिणी रॉय की जान पहचान को सिर्फ 3 साल ही हुए थे। उनकी यादों में वे साथ में खेलने तो गए थे, लेकिन बस टहलने के लिए। इसके अलावा ये 3 साल वो दौर भी था जब रोहिणी रॉय की कंपनी शुरू हो रही थी। रोहिणी रॉय भी बहुत व्यस्त थी, लेकिन मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय के साथ बिताए हर पल को बहुत संजोकर रखा। मुकुल रॉय की बातें सुनकर रोहिणी रॉय का कोमल शरीर थोड़ा काम गया। फिर उसने बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। ठीक है, मैं कपड़े बदल लेता हूं। आज अगर कोई महत्वपूर्ण मामला भी होता तो रोहिणी रॉय उसे अस्थायी रूप से एक तरफ रख देती, क्योंकि वह भी मुकुल रॉय के साथ बाहर जाकर खेलना चाहती थी। उस दिन मुकुल रॉय और रोहिणी रॉय ओशन वर्ल्ड नामक मनोरंजन पार्क गए, साथ में फिल्म देखी और खाना खाया, बिल्कुल एक युवा जोड़े की तरह। बाहर कड़ाके की ठंड में भी रोहिणी रॉय के चेहरे पर पूरे दिन मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर मुकुल रॉय बहुत प्रसन्न हुआ। आह, मैं बहुत थक गया हूं। जब मुकुल रॉय और बाकी लोग घर लौटे तब तक रात हो चुकी थी। मुकुल रॉय सीधे सोफे पर लेट गया। थका हुआ होने के बावजूद वो बहुत खुश था। वह सचमुच चाहता था कि ऐसा ही दिन आगे भी चलता रहे। रोहिणी रॉय हल्की खुशबू लिए मुकुल रॉय के पास आई और बैठ गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधों की मालिश की। कोई जरूरत नहीं है, मुकुल रॉय ने अपना हाथ हटा लिया। असल में उसे शारीरिक रूप से ज्यादा थकान महसूस नहीं हो रही थी। आखिरकार वो क्षेत्र मौजूद था और रोहिणी रॉय उससे कहीं ज्यादा थकी हुई थी। मुझे आपकी मालिश करने दीजिए, मुझे अपने पैर दीजिए। रोहिणी रॉय ने अपना सिर हल्के से हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने नहीं कहा था कि सीढ़ियां चढ़ते समय आपके पैर थक गए थे? आइए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूं। वे 4थी मंजिल पर रहते थे,
लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वहां लिफ्ट नहीं थी। रोहिणी रॉय एक पल के लिए झिझकी, फिर सोफे से टेक लगाकर मुकुल रॉय की ओर पैर फैला दिए। मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय के पैरों को गले लगाया और उन्हें अपनी गोद में रख लिया। ये कहना ही पड़ेगा कि रोहिणी रॉय की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं थी, बल्कि उसके पैर भी बेजोड़ थे। आज उसने डेनिम शॉर्ट्स पहने थे। राहगीरों की नजरों में उसकी गोरी और लंबी टांगे हमेशा टिकी रहती थी, और इस समय उसकी टांगे ठीक उसकी आंखों के सामने थी। वे गोरी, चिकनी और बेदाग थी। मुकुल रॉय ने अपना हाथ रोहिणी रॉय के पैर पर रखा और धीरे से उसे सहलाने लगा। सच कहूं तो भले ही इस समय मुकुल रॉय के मन में कोई अनुचित विचार न हो, लेकिन जब उसका हाथ इस चिकनी और कोमल त्वचा को छुआ तो वह सचमुच ऐसे विचारों को आने से रोक नहीं पाया। रोहिणी रॉय सोफे से टेक लगाकर बैठी थी और उसे मुकुल रॉय की मालिश काफी आरामदायक लग रही थी, लेकिन साथ ही वो बहुत शर्मा भी रही थी। बचपन में वे ऐसे ही होते थे, लेकिन बड़े होने पर उन्हें शायद ही कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो। ताकत कैसी है? मुकुल रॉय ने मालिश करते हुए पूछा। बिल्कुल, एकदम सही। डिंग। रोहिणी रॉय की शर्म महसूस करते हुए कमीने आदमी का मूल्य प्लस 20,000। डिंग। मेजबान को बधाई हो, उन्होंने मिशन रोहिणी रॉय से सफलतापूर्वक स्वीकारोक्ति शुरू कर दिया है। मिशन का दंड कोई नहीं। मिशन का पुरस्कार चारों गुण स्थायी रूप से प्लस 100 से 300 अंक। मुकुल रॉय। दरअसल सिस्टम ने उसे इस समय रोहिणी रॉय से जुड़ा एक मिशन दिया था, और यह मिशन पहले वाले से अलग था। पहले यह किसी युवती को छेड़ने का मिशन था, लेकिन इस बार यह रोहिणी रॉय से अपने प्यार का इजहार करने का मिशन था। इसका क्या मतलब था? वो रोहिणी रॉय को अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था। ये भले ही मुकुल रॉय के पास इस तरह का दिल हो, भले ही उसके पास इस तरह का साहस हो, फिर भी वो वास्तव में शर्मिंदा था। क्या आप इस तरह की भावना को समझते हैं? वे सचमुच खून के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन भला उसे शर्म क्यों आती? छोड़ो भी, मुकुल रॉय ने इसके बारे में सोचा लेकिन बोल नहीं पाया। अगर वह बोल भी देता तो रोहिणी रॉय इसे मजाक समझती, इसलिए मुकुल रॉय को लगा कि इस मिशन के बारे में बाद में बात करना बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी कोई समय सीमा नहीं थी। बटन दबाने के बाद मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय की ओर देखा और पाया कि वह सोफे पर सो चुकी थी। उसके कोमल चेहरे को देखकर उसका मन किया कि वो उसके पास जाकर उसे एक चुंबन दे दे। मुकुल रॉय ने धीरे से अपने पैर नीचे रखे और फिर धीरे से रोहिणी रॉय को गोद में उठा लिया। रोहिणी रॉय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को मुकुल रॉय की बाहों में पाया। देखते हैं तुम सो गए हो, तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कमरे में ले चलता हूं। बोलने के बाद मुकुल रॉय ने रोहिणी रॉय को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। रोहिणी रॉय के खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई। सो जाओ, शुभ रात्रि। मुकुल रॉय मुस्कुराई और फिर बत्ती बंद करके दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। रोहिणी रॉय ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये उसके दिल की गहराई से निकली खुशी थी। अगली सुबह मुकुल रॉय बहुत जल्दी उठ गया। रोहिणी रॉय के लिए नाश्ता बनाने के बाद वो अकादमी के लिए जल्दी निकल गया, क्योंकि उसे सुहानी सगुन से कुछ जरूरी बात करनी थी। वृक्षा अकादमी पहुंचते ही मुकुल रॉय को एक चौंकाने वाली खबर मिली। ये खबर उन 2 नीदर फ्लेम लायंस के बारे में थी जिन्हें मुकुल रॉय ने पिछली रात मार गिराया था। वृक्षा अकादमी में ये खबर फैल गई कि पिछली रात 5 उन्नत श्रेणी के योद्धा साधना के लिए निकले थे। वे सभी नीदर फ्लेम लायन के हाथों मारे गए। ये खबर अकादमी में कैसे फैली, ये मुकुल रॉय को नहीं पता था, लेकिन इस घटना ने सभी को दहशत में डाल दिया था। यहां तक कि कोई भी साधना के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में नीदर फ्लेम लायन जैसा विशालकाय जानवर वृक्षा शहर के बाहर इतनी दूरी पर प्रकट नहीं होना चाहिए था। आर्केन बॉडी दायरे की तो बात ही छोड़िए।
वृक्षा शहर के कई विशेषज्ञ इस विशालकाय जानवर का शिकार करने के लिए विशेष रूप से निकले थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह विशालकाय जानवर पहले ही मर चुका था। मुकुल रॉय सीधे स्काई मार्शल कोर्ट गए और शुरुआती कक्षा 10 में पहुंचे। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन लैला खान और निशा राठी दोनों मौजूद थे। वे हेडफोन पर संगीत सुन रहे थे। मुकुल रॉय को देखते ही उनके चेहरे पर एक ही भाव था, तिरस्कार। कहे, निशा, एक दिन तक तुमसे न मिलने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, चुमा दे दे। जब वह बोल रहा था, मुकुल रॉय आगे की ओर झुक गया। चले जाओ। निशा राठी झट से बच निकली। बदबूदार गुंडा। लैला खान ने नजाकत से अपनी नाक सिकोड़ी। मुकुल रॉय ने बेपरवाही से अपने कंधे उचका दिए। न जाने क्यों उन्हें चिढ़ाना उसकी आदत बन गई थी। कभी कभी तो उसका मन करता था कि वह उनसे कुछ कह भी दे। निशा राठी और लैला खान ने मुकुल रॉय को देखा। वे इसे कैसे कहें, मुकुल रॉय ने उन्हें चिढ़ाया था, इसलिए उन्होंने अनजाने में ही मुकुल रॉय को दोस्त मान लिया था। वे उससे बात करने और गपशप करने को तैयार थे, बेशक बशर्ते मुकुल रॉय गंभीर हो। कल तुम अकादमी क्यों नहीं आए? हम कुछ दिनों में राक्षसी जीवों के क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या आपको घबराहट नहीं हो रही है? निशा राठी ने उत्सुकता से पूछा। कल सुहानी सगुन ने निशा राठी से पूछा था कि मुकुल रॉय क्यों नहीं आई। उसे कैसे पता चलेगा? उसे भी जिज्ञासा थी कि मुकुल रॉय अकादमी क्यों नहीं आई, लेकिन सुहानी सगुन ने उससे पूछा। मुकुल रॉय ने आह भरी और कहा, कल मैं राक्षसी पशु क्षेत्र में गया था और घायल हो गया था। दोनों लड़कियां हैरान रह गई। लैला खान ने निशा राठी की ओर देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि पाताल लोक का ज्वाला सिंह बाहर प्रकट हुआ है। फिर उसने मुकुल रॉय की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा भी उससे सामना हुआ? मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। नहीं, बस थोड़ी सी चोट है, देख लो। इतना कहकर मुकुल रॉय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। सच में एक छोटा सा कट लगा हुआ था। निशा राठी, लैला खान, क्या आप इसे चोट कहते हैं? बस इस पर पट्टी लगा दो, निशा राठी ने बेबसी से कहा। मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। नहीं, आपको एक छोटा सा कट भी लगाना होगा। क्यों? मैं नहीं चाहता, क्योंकि तब हम एक कपल बन जाएंगे। निशा राठी। डिंग। निशा राठी को सफलतापूर्वक चिढ़ा लिया। घटियापन का मूल्य प्लस 10,000। बगल से लैला खान की अजीब सी आवाज आई। प्यार की खट्टी गंध। लैला खान ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा राठी ने झट से अपनी आंखें घुमाई। तुम ही हो, बकवास मत करो। मुकुल रॉय मुस्कुराई। ये दोनों लड़कियां वाकई काफी दिलचस्प थी। सबसे खास बात तो ये थी कि वे बहुत ही अच्छी इंसान थी। इसी समय कोई दरवाजे से अंदर आया। मुकुल रॉय कहा है, यहां से बाहर निकलना। सबने उधर देखा। मुकुल रॉय ने भी उधर देखा। वह कोई अनजान व्यक्ति था। मुकुल रॉय ने व्यंग्य करते हुए उसकी ओर देखा। भाई, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम यूं ही किसी और की कक्षा में नहीं जा सकते? आप मुकुल रॉय हैं। उस लड़के ने मुकुल रॉय को घूरते हुए कहा, हमारे एडवांस क्लास के भाई काई चाहते हैं कि तुम इधर आओ। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो इधर आ जाओ। मुकुल रॉय ने अपनी गर्दन घुमाई और आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि मुकुल रॉय वाकई बहुत चतुर है। यहां तक कि कक्षा 10 के सभी लोग, जिनमें निशा राठी और बाकी सब शामिल थे, समझ गए थे कि मुकुल रॉय ही आ रहा है। लेकिन टकराना, बिना किसी झिझक के मुकुल रॉय ने उसे लात मारी। फिर उसका पूरा शरीर हवा में उछलकर गलियारे की दीवार से जा टकराया। यहां तक कि कुछ राहगीर भी ये देखकर चौंक गए। धिक्कार है, ये कक्षा 10 तो लाओजी का इलाका है। उन्नत कक्षा, क्या एडवांस क्लास शानदार है। मुकुल रॉय ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, फका, भाई मुकुल सचमुच भाई मुकुल है। क्या एडवांस क्लास शानदार है?
शुरुआती कक्षा के छात्र के मुंह से ये सुनना कितना शानदार है, लेकिन वो एडवांस क्लास से है। एडवांस क्लास का सबसे कमजोर व्यक्ति बिगिनर क्लास का सबसे मजबूत होता है। भाई मुकुल ने उसे बुरी तरह पीटा। चलिए शो देखते हैं। वैसे भी मैं उन्नत वर्ग को उकसाने की हिम्मत नहीं करता। वायु वर्मा जमीन से उठी और गुस्से से मुकुल रॉय को घूरते हुए बोली, तुम मौत को दावत दे रही हो। मुकुल रॉय ने अधीरता से कहा, या तो अभी यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। का अपनी बात खत्म करते ही वायु वर्मा ने सीधे अपनी मुट्ठियां लहराई और मुकुल रॉय की ओर दौड़ पड़ा। ची बिल्डिंग क्षेत्र के 10 सितारे। मुकुल रॉय ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ एक थप्पड़ मारा। उसकी उस निर्णायक, शांत और जानलेवा नजर ने आसपास के लोगों को स्तब्ध कर दिया। थप्पड़ की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। वायु वर्मा का शरीर हवा में कुछ बार घूमा और सीधे सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। वह जमीन पर जोर से गिरा और काफी शोर मचाया। अचानक शुरुआती कक्षा में मौजूद सभी लोग चौंक गए। मुकुल रॉय के लिए मध्यवर्ती स्तर के किसी छात्र को मारना तो ठीक था, लेकिन अब उसने उन्नत स्तर के छात्र को भी मार दिया। धिक्कार है, ये किस तरह का राक्षस है? वायु वर्मा बेहद हैरान था। उसे पता था कि मुकुल रॉय ने मध्य स्तर के 10 लोगों को चुनौती दी थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना घमंडी होगा। उसने तो उन्नत स्तर के किसी व्यक्ति को मारने की भी हिम्मत की। अच्छा मुकुल रॉय, बस तुम इंतजार करो। वायु वर्मा का चेहरा बेहद विकृत हो गया था। फिर वो जमीन से उठा और चला गया। मुकुल रॉय निशा राठी के पास गई और आह भरी, क्या इस व्यक्ति का सुंदर होना गलत है? दिन भर लोग मुझसे झगड़ा करने की फिराक में रहते हैं। आपने एडवांस क्लास के किसी व्यक्ति को कब उकसाया था? उन्नत वर्ग में सबसे कमजोर भी कम से कम 10 स्टार का ची बिल्डिंग क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। उनमें से अधिकतर स्पिरिट कंडेंसेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। वे मध्यवर्ती वर्ग से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। निशा राठी ने अपनी खूबसूरत भौं को थोड़ा सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा। फिर मुकुल रॉय मुस्कुराई। निशा, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? आप बहुत अच्छे हैं। डिंग। निशा राठी को सफलतापूर्वक चिढ़ा लिया। कमीने आदमी के अंक प्लस 10,000। निशा राठी का मनमोहक चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि जब उसने सुना कि उच्च स्तरीय छात्र मुकुल रॉय को ढूंढ रहे हैं, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया खुश होने की नहीं, बल्कि उसके लिए चिंता करने की क्यों थी। क्या ये वही थी? क्या आप थोड़ा और गंभीर हो सकते हैं? अगर तुम ऐसे बर्ताव करोगे तो हम दोस्त भी नहीं रह सकते। निशा राठी ने मुकुल रॉय की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ दोस्ती करने की योजना नहीं बनाई थी। मुकुल रॉय ने उदासीन भाव से कंधे उचका दिए। निशा राठी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी? फिर मुकुल रॉय की आवाज आई, शुरू से ही मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक साथी बनना चाहती थी। निशा राठी। डिंग। निशा राठी को सफलतापूर्वक चिढ़ा लिया। कमीने आदमी के अंक प्लस 10,000। हरामखोर। निशा राठी ने दांत पीसते हुए कहा। एक तरफ लैला खान एक दर्शक की तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी। पहले जब मुकुल रॉय निशा राठी को ढूंढता था, तो वो हमेशा निशा राठी का साथ देती थी। फिर उसने पाया कि मुकुल रॉय हमेशा उसे चिढ़ाता रहता था। इसलिए अब चाहे मुकुल रॉय निशा राठी को कितना भी चिढ़ाए, लैला खान बस एक दर्शक बनी रहती थी। जब तक वो उसे नहीं चिढ़ाता, तब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी। मुकुल रॉय उन्हें और चिढ़ाना नहीं चाहती थी और उसने कहा, लेकिन ये काइगे कौन है? क्या आप लोगों को पता है? निशा राठी ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और अपना मनमोहक चेहरा एक तरफ घुमा लिया। लैला खान ने कहा, मुझे पता है। वो उन्नत श्रेणी का एक काफी मजबूत विशेषज्ञ है। उसका नाम जमेश कई है। मुझे लगता है कि वो पहले स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में था। आप उसे कैसे जानते हो? लैला खान ने अपनी सुंदर नाक सिकोड़ते हुए कहा, इस व्यक्ति ने पहले भी मेरा पीछा किया था।
मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह इस बच्चे जितना लंबा है या नहीं। घिनौना। जब मुकुल रॉय ने लैला खान की बातें सुनी तो उसने आश्चर्य का भाव प्रकट करते हुए कहा, कितनी अजीब बात है। तुम्हारे स्तन इतने छोटे हैं और फिर भी लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। उसका स्वाद वाकई बहुत खराब है। डिंग। छोटी बड़ी बहन को सफलतापूर्वक चिढ़ा दिया। कमीने की कीमत प्लस 10,000। आह। मुकुल रॉय की बातें सुनकर लैला खान तुरंत फिर से आपा खो बैठी। रूही, लेडी, महिला। निशा राठी ने उन्मत्त लैला खान को रोकने की पूरी कोशिश की। लैला खान को इतने लंबे समय से जानने के बाद वो आमतौर पर थोड़ी शरारती और चंचल हो गई थी। हालांकि मुकुल रॉय से मिलने के बाद से उसने अपना असली स्वभाव प्रकट कर दिया। उसके लिए बेकाबू हो जाना खासकर आसान था। निशा राठी ने यह सब देखा, लेकिन उसका क्या हुआ? वो मूल रूप से एक सभ्य महिला थी, एक धनी परिवार की बेटी थी। लेकिन जब से वो मुकुल रॉय से मिली थी तब से वो कई बार लगभग पागल हो चुकी थी। बात यह नहीं थी कि मुकुल रॉय ने उसे गुस्सा दिलाया था, बल्कि उसके शब्दों से कभी कभी बहुत अधिक पीड़ा होती थी। वरना लैला खान कई बार इस तरह हिंसक क्यों हो जाती? निशा राठी द्वारा रोके जाने के बाद लैला खान ने अपनी उग्र भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। वो बड़ी बहन निशा, वो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला है। लैला खान ने अपना छोटा सा सिर निशा राठी की बाहों में छिपा लिया और दुखी होकर अपना सिर सहलाते हुए कहा, चलो उसे नजरअंदाज करते हैं। थोड़ी देर में उन्नत कक्षा के लोग आएंगे और उसकी पिटाई कर देंगे। निशा राठी ने बड़ी बहन की तरह लैला खान को दिलासा दिया। मुकुल रॉय बेफिक्र होकर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके कुछ चमचे उसके लिए चाय पानी लाए। उनकी नजर में मुकुल रॉय मानो भगवान था। उसने मध्यावधि कक्षा के सभी 10 शीर्ष छात्रों को हराया था और निशा राठी को बार बार चिढ़ाता भी था। लैला खान और बाकी लोग अब भी मुकुल रॉय के साथ अच्छे से घुल मिल जाते थे। वो उनके लिए एक आदर्श था। उसे लगा कि अगर वह मुकुल रॉय से कुछ कुछ सीख ले तो उसके पास लड़कियों की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति होगी। फिर लैला खान ने मुकुल रॉय को घूरते हुए कहा, बस तुम इंतजार करो, एडवांस क्लास वाले तुमसे बाद में निपटेंगे। हमसे मदद की उम्मीद मत करो। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए उदासीनता से कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। बताइए, आप किस काम में मेरी मदद कर सकते हैं? लैला खान। अच्छा। उसे लगा कि मुकुल रॉय से बात करना एक गलती थी। निशा राठी अब भी अपेक्षाकृत दयालु थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मुकुल रॉय से कहा, उन्नत स्तर मध्यवर्ती स्तर से भिन्न है। अधिकांश उन्नत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही स्पिरिट कंडेंसेशन क्षेत्र में हैं। स्पिरिट कंडेंसेशन क्षेत्र के एक स्टार और क्यूई बिल्डिंग क्षेत्र के 10 स्टार के बीच केवल एक स्टार का अंतर है, लेकिन ये अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा है। आप मध्यवर्ती स्तर को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उन्नत स्तर को चुनौती देना वास्तव में गलत विकल्प होगा। क्या तुम्हें मेरी चिंता है? मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए निशा राठी की ओर देखा। निशा राठी ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और बुदबुदाई, मैं तुम्हें एक सहपाठी होने के नाते बस याद दिला रही हूं। तो मैं आपकी चिंता को समझता हूं। मैंने कहा कि यह चिंता का विषय नहीं है, निशा राठी ने जोर देकर कहा। मुकुल रॉय मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। एडवांस क्लास? तो क्या हुआ अगर यह एडवांस क्लास है? कक्षा में इतने कम लोग होने का कारण यह था कि बहुत से लोग प्रशिक्षण के लिए चले गए थे। उसके बाद मुकुल रॉय फिर से प्रशिक्षण के लिए चली गई। साधना स्तर बढ़ने मात्र से वह आराम नहीं करेगा। उसे सीखना जरूरी था। भविष्य में उसका सामना निश्चित रूप से हर तरह के दानव प्राणियों से होगा। अगर वह ज्यादा समझ पाएगा तो वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मुकुल रॉय बेवकूफी से कक्षा में उन्नत कक्षा के छात्रों का इंतजार नहीं करेगा। वो अपना काम करेगा। बाकी चीजों से उसका क्या लेना देना? बड़े भाई मुकुल। असली लड़ाई के बाद
मुकुल रॉय ने पंकज बंसल को चर्बीदार मांस का एक टुकड़ा लेकर दौड़ते हुए देखा। ये कैसा चल रहा है? क्या तुम 5वीं कक्षा में सहज महसूस कर रही हो? मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरामदायक तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो तुम्हारे साथ एक ही क्लास में पढ़ना है। वैसे भी 10वीं क्लास में लैला खान और निशा राठी है, 2 बेहद खूबसूरत स्कूल की लड़कियां। हमारी 5वीं क्लास, बाप रे, बदसूरत लोगों से भरी पड़ी है। पंकज बंसल ने असंतोष से सिर हिलाया। मुकुल रॉय ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, जब तुम यहां हो ही तो आराम से रहो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पंकज बंसल ने कहा, कुछ खास नहीं। बस मुझे लगता है कि आप आजकल बहुत घमंडी हो गए हैं। आप मुझे हवाई यात्रा पर कब ले जाएंगे? ठीक है, आगे से जिसे भी देखो उससे मत डरना, चाहे तुम मेरे मुकुल रॉय के छोटे भाई ही क्यों न हो। एडवांस क्लास, डरो मत। पंकज बंसल की आंखें चमक उठीं। सचमुच? तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। मुकुल रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर तुम ऐसे रहे तो तुम्हारी बहुत बुरी पिटाई होगी। इतना कहकर मुकुल रॉय वहां से चला गया। पंकज बंसल, क्या ये कोई घोटाला नहीं है? स्कूल की छुट्टी होने ही वाली थी। मुकुल रॉय कुछ सामान लेने और घर जाने की तैयारी करने के लिए कक्षा में वापस गया, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि कक्षा 10 के प्रवेश द्वार पर कुछ बिन बुलाए मेहमान खड़े थे। आसपास के इलाकों में अन्य कक्षाओं के कई छात्र दूर से ही शो देखने के लिए तैयार थे। भाई काई, ये मुकुल रॉय है। वायु वर्मा, जिसे पहले मुकुल रॉय ने पीटा था, ने मुकुल रॉय की ओर इशारा करते हुए कहा। जमेश कई ने मुकुल रॉय की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, तुम ही हो जिसने मध्य कक्षा के 10 लोगों से लड़ाई की थी। जमेश कई को देखकर मुकुल रॉय सचमुच हंस पड़ी। लैला खान की बात बिल्कुल सही थी। ये जमेश कई बदसूरत था और वाकई छोटा कद का था। जूतों समेत उसकी लंबाई लगभग 1.68 मीटर थी। मुकुल रॉय उससे एक सिर लंबी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि हम कब मिले थे? मुकुल रॉय ने हैरानी भरे भाव दिखाए। वह जमेश कई से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन वह उससे पंगा लेने को तैयार था। यह तो वाकई दिलचस्प था। जमेश कई ने ताना मारते हुए कहा, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मेरी प्रेमिका तुमसे दुश्मनी रखती है। उसने खास तौर पर मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा है। असल में इस युवा मालिक का मकसद आपको चेतावनी देना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लोगों को पीटने की हिम्मत करेंगे। तुमने भालू का दिल और तेंदुए की आंतें खा ली होंगी। ओह, आपकी गर्लफ्रेंड? कौन? सुमन राठौर। मुकुल रॉय, ये सुमन राठौर अद्भुत है। 2 दिन पहले उसका बॉयफ्रेंड वही चहल राठौर था। आज वो एडवांस क्लास का छोटा सा जमेश कई है। धिक्कार है, तो ये सुमन राठौर है। मुझे याद है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे उससे इतनी दुश्मनी क्यों है? मुकुल रॉय ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ समय पहले मैं एक दोस्त के साथ फुट स्पा में मसाज करवाने गई थी। किसे पता था कि वो फुट स्पा इतना अजीब होगा। वे सचमुच ऐसी सेवा देते हैं। मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं सही राह पर चलने और एक नया माहौल बनाने की वकालत करती हूं। फिर मैंने पुलिस को बुलाया और वहां मौजूद सभी महिलाओं को गिरफ्तार करवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि यह महज एक संयोग है? सुमन राठौर उनमें से एक थी। क्या संयोग है? मैं उसी स्कूल में उसकी सहपाठी थी। तो मुझे लगता है कि वो बाहर से कुछ अतिरिक्त पैसे कमा रही थी और मुझसे परेशान थी। फिर उसने मुझसे दुश्मनी पा ली। मुकुल रॉय ने गंभीर भाव से कहा। पफ। छुपकर बातें सुन रहे लैला खान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये मुकुल रॉय कुछ ज्यादा ही व्यंग्यात्मक थी। शो देख रहे आसपास के छात्रों ने भी मुकुल रॉय को थम्स अप दिया। ये तो जमेश कई को बिना पलक झपकाए अपमानित करने जैसा था। दूर से सुहानी सगुन ने यह दृश्य देखा। उसने अपनी बाहें मोड़ ली
और दिलचस्पी भरी नजर से देखा। हालांकि उसने उन्हें रोका नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो मुकुल रॉय को मुसीबत खड़ी करते देखना चाहती हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जमेश कई का चेहरा अचानक बदल गया और गुस्से से भर गया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। इस घटना के कारण तो मुझे पुलिस स्टेशन से एक रेशमी बैनर भी मिला था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं? मुकुल रॉय मुस्कुराई। बेशक, किसी ने भी मुकुल रॉय की बातों पर विश्वास नहीं किया। हालांकि वे किसी और बात को लेकर ज्यादा चिंतित थे। फका, जमेश कई की प्रेमिका सुमन राठौर है। मैं इस महिला को जानती हूं। क्या 2 दिन पहले उसका बॉयफ्रेंड चहल राठौर नहीं था? अद्भुत। वो सच में बहुत बदतमीज है। जमेश कई की गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल ही बदतमीज है। कितनी शर्मनाक बात है। एडवांस क्लास के स्पिरिट फोकस एक्सपर्ट की गर्लफ्रेंड कितनी बदतमीज है। मुकुल रॉय झूठ भी बोल रही हो। मुझे तो लगभग यही लगता है। अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुनकर जमेश कई और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उनकी दाहिनी मुट्ठी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मुकुल रॉय ने बिना किसी घबराहट के उसे देखा। वास्तव में वो पूरी तरह से सहज दिख रहा था। मुकुल रॉय, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो क्योंकि तुम एक मध्यम स्तर के छात्र को हरा सकते हो। लेकिन मैं उन्नत स्तर का स्पिरिट फोकस विशेषज्ञ हूं। तुम मुझे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मुकुल रॉय अपनी हंसी नहीं रोक सका। फिर उसने जमेश कई से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस इमारत से कितने लोगों को नीचे फेंका है जहां तुम खड़े हो? मुझे बस इतना पता है कि अगला नंबर तुम्हारा है। इसके बाद जमेश कई ने मुकुल रॉय पर हमला कर दिया। हालांकि जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि मुकुल रॉय को पीटने के लिए ये काफी है। टकराना, उसके मुक्के ने सबको चौंका दिया। मुकुल रॉय टस से मस नहीं हुआ। उसने बस हाथ बढ़ाकर जमेश कई की दाहिनी मुट्ठी को पकड़ लिया। जमेश कई 1 इंच भी नहीं हिल सका। मुकुल रॉय की साधना का स्तर क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह जमेश कई से ज्यादा ताकतवर है? हाँ, बिल्कुल सही, वो जमेश कई से ज्यादा ताकतवर है। जमेश कई का लाल चेहरा देखो। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन मुकुल रॉय को हिला भी नहीं पा रहा। असंभव, जब तक मुकुल रॉय स्पिरिट फोकस स्टेज में न हो। लेकिन वह स्काई मार्शल कोर्ट में नया छात्र है। अगर वह स्पिरिट फोकस स्टेज में है तो उसने स्काई मार्शल कोर्ट में इतनी देर से प्रवेश क्यों किया? इसके अलावा ऐसी अफवाह है कि मुकुल रॉय एक घटिया इंसान है। जब सब लोग सदमे में थे, तभी जमेश कई ने अपनी मार्शल तकनीक का प्रयोग किया। उस शक्तिशाली बल से आसपास का सारा कांच चकनाचूर हो गया। हालांकि यहां से दफा हो जाओ। मुकुल रॉय ने जमेश कई के हमले का पूरा वार खुद पर ले लिया और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। सब लोग, आप कैसे हैं? क्या तुम कूदना चाहते हो या मैं तुम्हें नीचे फेंक दूं? मुकुल रॉय ने अपने सामने वायु वर्मा की ओर देखा। मैं। वायु वर्मा ने एक घूंट लार निकली। फिर सबकी अचंभित निगाहों के सामने वो नीचे कूद गया। मुकुल रॉय ने ताली बजाई और पीछे खड़ी सुहानी सगुन की ओर मुड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, है मिस सुहानी। सुहानी सगुन का अनुमान बिल्कुल भी गलत नहीं था। यह मुकुल रॉय तो बिल्कुल भी क्यूई बिल्डिंग दायरे में नहीं था। वो आत्मा संघनन क्षेत्र में था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत की। लेकिन स्पिरिट कंडेंसेशन स्टेज में उसके पास कितने स्टार हैं? अगर इस बारे में सोचें तो यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कांच और उसकी स्थापना के लिए पैसे तैयार रखो। सुहानी सगुन ने टूटे हुए कांच को देखते हुए मुकुल रॉय से शांत भाव से कहा। मुकुल रॉय, एक पल इंतजार करें। वूश। बोलने के बाद मुकुल रॉय सीधे दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई। जमेश कई गुस्से में ऊपर चढ़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुकुल रॉय इतनी ताकतवर होगी। वो तो बस मुसीबत मोल ले रहा था। मुझे पैसे दो,
मुकुल रॉय ने जमेश कई की ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हारा क्या मतलब है? जमेश कई ने दांत पीसते हुए मुकुल रॉय को घूर कर देखा। कांच और स्थापना के लिए पैसे। सब लोग। मुकुल रॉय, 1 इंच लेने के बाद 1 मील मत ले लो। जमेश कई ने क्रोधित होकर शाप दिया। मुकुल रॉय ने शांत भाव से कहा, आपने कांच तोड़ने के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। क्या आपको इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? तेरी मां को चोदो। बूम! उसके शरीर से आत्मा संघनन अवस्था की एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। फिर अचानक एक नीली रोशनी चमकी और एक मार्शल कौशल से युक्त मुट्ठी मुकुल रॉय की ओर बढ़ी। तथापि अगले ही पल उसकी आकृति सीधे बाहर उड़ गई। सभी ने केवल मुकुल रॉय को बिना किसी दिखावटी चाल के जमीन पर लात मारते हुए देखा और फिर वो हवा में उड़ गया। ये मुकुल रॉय किस लोक में है? फिर मुकुल रॉय दौड़कर उसके पास गई और उसके चेहरे पर पैर रख दिया। मुकुल रॉय के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इस समय वो मुस्कान किसी शैतान की मुस्कान जैसी लग रही थी। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मुझे पैसे दो। मैं दूंगा, मैं दूंगा। इस बार जमेश कई को पूरा यकीन था कि मुकुल रॉय नाटक कर रही है। धत तेरे की! वो स्पिरिट कंडेंसेशन स्टेज में है। इस स्तर पर वह एडवांस्ड क्लास में शामिल हो सकता है, फिर भी वह बिगिनर क्लास में क्यों है? फिर जमेश कई ने उदास होकर अपने बटुए से $300 के नोट निकाले और मुकुल रॉय को दे दिए। 300? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भिखारी हूं? जमेश कई ने गुस्से से कहा, एक कांच का टुकड़ा मात्र $10 का है। 1 दर्जन टुकड़े ज्यादा से ज्यादा $100 के होंगे, और स्थापना शुल्क भी जोड़ दें तो $300 काफी नहीं होंगे। थप्पड़! मुकुल रॉय ने बिना किसी झिझक के उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की तेज आवाज से सबका दिल कांप गया। फिर मुकुल रॉय ने अपनी 10वीं कक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारी 10वीं कक्षा है। 10वीं कक्षा में एक कांच का टुकड़ा कम से कम 200 का होता है, और ये मिस सुहानी की कक्षा है। उस टुकड़े की कीमत 300 है और स्थापना शुल्क 1000 है। मैं जमेश कई गाली देना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि मुकुल रॉय कितनी आसानी से उसे मार सकता है, तो उसने इसे सहन कर लिया। अंत में उसने अपने बटुए में मौजूद सारा पैसा मुकुल रॉय को सौंप दिया और फिर दयनीय हालत में भाग गया। मुकुल रॉय, बस तुम इंतजार करो। जमेश कई ने कुछ कठोर शब्द कहना नहीं भूला। छी! मुकुल रॉय ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पैसे लेकर दूसरी मंजिल पर गया। उसने नोटों के गट्ठे से $300 निकाले और सुहानी सगुन को देते हुए कहा, ये लीजिए कांच और इंस्टॉलेशन शुल्क के लिए। सब लोग। धत तेरे की! क्या यह मुकुल रॉय कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं थी? सुहानी सगुन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। मुझे सब कुछ दे दो। तुमने कहा था कि 10वीं कक्षा में कांच का एक टुकड़ा 300 का होता है। छी! मैंने ये भी कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या तुम खुद भी इस बात पर यकीन करते हो? नहीं। बस इतना ही। 300। मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। सब लोग। सुहानी सगुन ने बेप्सी से $300 ले लिए। ये मुकुल रॉय, उसे सच में उसे पीटने का मन कर रहा था। है मिस सुहानी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुकुल रॉय मुस्कुराई। 8000। मुकुल रॉय, ठीक है, मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगा। चलिए मेरे दफ्तर चलते हैं। फिर सुहानी सगुन चली गई और मुकुल रॉय उसके पीछे पीछे चलने लगी। सुहानी सगुन का दफ्तर एक छोटा सा कमरा था और उसमें सिर्फ वही मौजूद थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे सुहानी सगुन की खुशबू महसूस हुई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मुकुल रॉय ने गहरी सांस ली। सुहानी सगुन एक तरफ बैठी थी और मुकुल रॉय को देख रही थी। बताओ, क्या बात है? मुकुल रॉय मुस्कुराई और बोली, मैं एक आध्यात्मिक उपकरण प्राप्त करना चाहती हूं। मुझे नहीं पता कि मिस सुहानी मेरी मदद कर सकती है या नहीं। स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे को एक स्पिरिट टूल की आवश्यकता होती है।
सुहानी सगुन ने कुछ देर सोचा, फिर मुकुल रॉय की ओर देखा। तो मुझे बताओ, तुम किस क्षेत्र में हो? मैं अभी अभी स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में पहुंचा हूं। 2 दिन पहले मैं जानवरों के इलाके में गया था और आगे बढ़ने के लिए कुछ जानवरों को मारा था। सुहानी सगुन को अब भी संदेह था, लेकिन उसने पूछा नहीं। उन्नत स्तर पर आपको एक आध्यात्मिक उपकरण मिल सकता है। अपने स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के साथ आप सीधे उन्नत स्तर पर जा सकते हैं। क्या आप जाना चाहते हैं? मैं नहीं जा रहा। शुरुआती क्लास में मिस सुहानी है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुकुल रॉय ने दृढ़ता से कहा। क्या ऐसा है? सुहानी सगुन के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुकुल रॉय को घूरते हुए कहा, तो आज रात मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। सुहानी सगुन की बातें सुनकर मुकुल रॉय जड़वत होकर जमीन पर खड़ी रह गई। ये तो बहुत अच्छा नहीं है ना? तुमने अभी तक मेरा प्रपोजल भी स्वीकार नहीं किया है। तुम्हारे घर जाना थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी क्या? मुकुल रॉय ने धीरे से बुदबुदाया। सुहानी सगुन का सुंदर चेहरा हल्के लाल रंग से रंगा हुआ था। वो शर्मिंदा और क्रोधित दोनों थी। आप क्या सोच रहे हैं? मैं चाहता हूं कि तुम आज रात मेरे घर आओ और मेरी मदद करो। किस प्रकार की मदद? सुहानी सगुन ने अपनी कनपटी मलते हुए कहा, मेरा एक चचेरा भाई है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उससे झूठ बोला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन शायद उसे यकीन नहीं हो रहा है। आज रात वह मेरे घर डिनर पर आना चाहता है। तुम आओ और मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। उसे बताओ कि हम पहले से ही साथ रह रहे हैं और उसे अपना इरादा पूरी तरह से छोड़ने पर मजबूर कर दो। चचेरा भाई, लानत है, आपका परिवार व्यभिचारी है। यह 3 पीढ़ियों से भी अधिक का रिश्ता है, इसलिए इसे गिना नहीं जा सकता। इसीलिए वो मेरा पीछा कर रहा है। इस तरह का रिश्ता सबसे मुश्किल होता है। इनाम का क्या होगा? मुकुल रॉय ने पूछा। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को घूरते हुए धीरे से कहा, क्या तुम्हारे पास आध्यात्मिक हथियारों की कमी नहीं? मेरे पास घर पर एक तलवार है। उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। केवल पीले रंग के 8 सितारे हैं। क्या यह आपके लिए पर्याप्त है? पीले रंग के 8 सितारे? बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। मुकुल रॉय ने सिर हिलाया। पीले रंग के 8 सितारे वाला हथियार पहले से ही बहुत दुर्लभ था। यह कहा जा सकता है कि उन्नत श्रेणी के आधे लोगों के पास भी पीले रंग के 8 सितारों वाले इस हथियार जैसा कोई हथियार नहीं था। अगर इसे बेचा जाए तो इसकी शुरुआती कीमत शायद 10 लाख होगी। यह सुहानी सगुन सचमुच बहुत उदार थी। मुकुल रॉय ने अनुमान लगाया कि वह निश्चित रूप से एक धनी परिवार की बेटी थी। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। स्कूल के बाद सीधे मेरे साथ घर आ जाना। ठीक है। इस समय एक बेहद खूबसूरत हवेली में सफेद पोशाक पहने एक महिला पिछवाड़े के बगीचे में बैठी थी। वो ब्रश पकड़े हुए चित्र बना रही थी। सुंदर दृश्य और उसकी शांत और आकर्षक आकृति किसी पेंटिंग की तरह लग रही थी। हिना गौर ने अपना ब्रश नीचे रख दिया और अपनी याददाश्त से बनाए गए चित्र को देखा। कुछ सेकंड बाद उसने हल्की सी आह भरी। ये कहना जरूरी है कि हिना गौर के वृक्षा अकादमी के नंबर एक सुंदरी बनने के पीछे एक वजह थी। एक शुद्ध सफेद लेस की पोशाक उसके कोमल और सुंदर शरीर पर लिपटी हुई थी। उसके जेड जैसे लंबे बाल एक साधारण हेयरपिन से बंधे थे। हवा में लहराते हुए उसके बाल उसके हाथी दांत जैसे सफेद कंधों पर गिर रहे थे। लहराते लंबे बालों के नीचे उसका क्रिस्टल जैसा सुंदर चेहरा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो टूटे हुए पारे की तरह सुंदर और चमकदार था, जिससे उसका आकर्षण चरम पर पहुंच गया था। शालीन, कुलीन और शीतलता उसके पर्यायवाची थे। उसका भव्य चेहरा उसके कुलीन स्वभाव से और भी निखरता था। किसी भी पुरुष को उसके सामने हीन महसूस करा सकता था, यहां तक कि उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन इस समय उसकी गहरी सुंदर आंखें विचारों से भरी हुई थी। पीछे के बगीचे का दरवाजा खुला
और काले कपड़े पहने एक महिला मुंह में लॉलीपॉप लिए हुए अंदर आई। ओह, तुम अभी तक मरी नहीं हो। महिला पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई और हिना गौर को मुस्कुराते हुए देखने लगी। तुम यहां क्या कर रही हो? हिना गौर ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आवाज भावहीन थी, पहाड़ की तरह ठंडी। काले कपड़े पहनी महिला ने हाथ में लॉलीपॉप पकड़ी हुई थी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम मर गए हो या नहीं। जब दोनों महिलाएं एक साथ खड़ी हुई तो वे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिख रही थी। हालांकि काले कपड़े पहनी महिला खूबसूरती के मामले में हिना गौर से कम नहीं थी। उसका खूबसूरत चेहरा, उसकी हर मुस्कान और हर शिकन किसी भी पुरुष को मोहित कर सकती थी। यह आकर्षण उसके स्वभाव से उपजा था। वह मोहक थी। इतनी बेबाक और मोहक स्वभाव वाली महिला को देखना दुर्लभ था। उसके बिखरे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी गहरी बैंगनी आंखें, पतले होंठ हल्के से दबे हुए थे और उसकी लंबी घनी पलकें मिमोसा के पत्तों की तरह हल्की सी मुड़ी हुई थी। अगर हिना गौर हिमखंड पर खिले एक गर्वित सफेद कमल की तरह थी, तो वो फूलों के खेत में खिले एक कांटेदार गुलाब की तरह थी। वृक्षा अकादमी में रूप और स्वभाव के मामले में उन दोनों महिलाओं की बराबरी करने वाली एकमात्र व्यक्ति उनकी गुरु सुहानी सगुन थी। सुहानी सगुन उन दोनों महिलाओं का मिलाजुला रूप थी। वह आकर्षक, मोहक, सुरुचिपूर्ण, कुलीन और कठोर थी। सुहानी सगुन इन सभी गुणों को आसानी से अपना सकती थी। उसका नाम निशा कौशिक था और वह वृक्षा अकादमी की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला थी। मैं मरी नहीं हूं, हिना गौर ने हल्के स्वर में कहा। निशा कौशिक ने उसके चेहरे पर लगे हल्के घाव को देखा और हंसे बिना नहीं रह सकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वहां लगभग मर ही जाओगी। क्या ये किसी नीदर फ्लेम लायन का हमला था? हिना गौर ने हल्के से सिर हिलाया। हां, नेदर फ्लेम लायन, आर्केन बॉडी स्टेज 5 सितारा या उससे ऊपर का। ये तो अजीब बात है। फिर तुम जिंदा कैसे वापस आए? निशा कौशिक बहुत उत्सुक थी। हिना गौर ने कुछ नहीं कहा। भूल जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। अम्रलोक सम्मेलन जल्द ही आ रहा है। मैं अब भी अम्रलोक सम्मेलन में तुम्हें व्यक्तिगत रूप से हराना चाहता हूं। हिना गौर ने निशा कौशिक की ओर मुड़कर कहा, मैं इस बार अम्रलोक सम्मेलन में भाग नहीं लूंगी। निशा कौशिक के मुंह में लॉलीपॉप हिलना बंद हो गया। उसने एक पल के लिए फुफकारा, फिर अपने होंठ सिकोड़कर बोली, क्या आपको पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है? आपको मौज-मस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब आपको लड़ाई में भी कोई दिलचस्पी नहीं? तो फिर तुम अभी तक जीवित क्यों हो? हिना गौर ने फिर एक शब्द भी नहीं कहा। ओह हां, पहले वाले का नाम मुकुल रॉय था। जी हां, जी हां। उसने आज एडवांस क्लास के एक और लड़के की पिटाई कर दी। कितना दिलचस्प छोटा भाई है, निशा कौशिक ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलचस्पी नहीं है, निशा कौशिक पास आकर बोली। तो मैं जानना चाहती हूं कि आपकी रुचि किसमें है? सितार, शतरंज, सुलेख और चित्रकला। फिर उसकी नजर हिना गौर के रेखा चित्र पर पड़ी। यो, निशा कौशिक के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए जब उसने मेज पर रखी तस्वीर उठाई। तस्का, तस्का, तस्का। हिना गौर, ओ हिना गौर, तो तुम पुरुषों में दिलचस्पी न होने का नाटक कर रही हो। क्या तुम चुपके से अपने पसंदीदा पुरुष का चित्र बना रही हो? ये बुरा नहीं है। हिना गौर को निशा कौशिक के चुटकुलों की आदत सी हो गई थी। फिर उसने कहा, असल में इस बार तो मैं बाहर ही मरने वाली थी। निशा कौशिक रुकी और हिना गौर की ओर देखा। हिना गौर की निगाहें रेखा चित्र पर टिकी हुई थी। उसी ने मुझे बचाया और फिर उसने तुम्हारा दिल चुरा लिया। वाह, हीरो का सुंदरी को बचाना वाकई बहुत उपयोगी है। हिना गौर ने अपना सिर हल्के से हिलाया। नहीं, वो मर चुका है। निशा कौशिक का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया।
एक स्पिरिट कंडेंसेशन 5 स्टार का पीछा एक नेदरवर्ल्ड फ्लेम लायन कर रहा था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर हिना गौर ने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए कहा, मैंने अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए किसी की हत्या की। मुझे बताओ, मुझे अमरलोक सम्मेलन में क्यों भाग लेना चाहिए? क्या आपको यकीन है कि वह मर चुका है? हिना गौर ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में उसका जीवित रहना असंभव है। कल मैं फिर वहां गई थी। जिस दिशा में वह भागा था, वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा था। जमीन पर बिजली गिरने के निशान थे। ये जरूर युद्ध के अवशेष होंगे। क्या तुम्हें इतनी परवाह है? निशा कौशिक ने हिना गौर की ओर देखा। हिना गौर ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली। वह उस रात का दृश्य नहीं भूल पा रही थी। मरने से ठीक पहले, जब वह सबसे हताश थी, तब वह प्रकट हुआ। कुछ देर बाद उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे खुली। तुम समझते नहीं हो। मैं नहीं समझता, निशा कौशिक ने लॉलीपॉप को मुंह में मसलते हुए कहा। मैं बस इतना जानती हूं कि अगर तुम इस सदमे से उबर नहीं पाई, तो वो आदमी तुम्हारे दिल में एक ऐसा शैतान बन जाएगा जिससे तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकोगी। क्या तुम्हें अचानक ऐसा लगने लगा है कि वह तुम्हारे जीवन में मिले किसी भी अन्य पुरुष से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हिना गौर को खुद नहीं पता था कि वह इस समय कैसा महसूस कर रही है। अपराध बोध, आत्मदोष और शायद कुछ अन्य भावनाएं भी। उसने निशा कौशिक की बातों पर ध्यान से विचार किया। उसने कई उत्कृष्ट पुरुषों को देखा था, लेकिन वे कितने भी उत्कृष्ट हो, वे उसके सामने कितने भी सज्जनतापूर्ण व्यवहार करें, वे उसके दिल में उस रात के उस व्यक्ति की तरह गहराई से नहीं बसे थे। शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे बचाया था। जब वह सबसे हताश थी, तब उसने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। लेकिन वो खुद मर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो क्या वे अपने दिल को पानी की तरह शांत रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। संक्षेप में, चूंकि आपको लगता है कि वह मर चुका है, तो आपको उसके लिए जीना चाहिए। क्या आप सचमुच स्काई मार्शल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेने वाले हैं? हिना गौर ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। फिर निशा कौशिक पिछवाड़े के बगीचे से चली गई। हिना गौर अपनी बनाई हुई तस्वीर को हैरानी से देखती रही। इस समय मुकुल रॉय सुहानी सगुन की कार में बैठी थी और अपने घर की ओर जा रही थी। प्यारी सुहानी, तुम्हारी कार से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुकुल रॉय मुस्कुराई और फिर गाड़ी चला रही सुहानी सगुन की ओर प्यार से देखने लगी। डिंग। सुहानी सगुन की शर्म महसूस हुई। कमीने अंक प्लस 20,000। मिशन प्रगति 60%। मुकुल रॉय, क्या यह भी ठीक रहेगा? अनजाने में विलो का पेड़ लगा दिया और उससे छायादार पौधा उगाया। तुमने मुझे क्या कहा? सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को घूर कर देखा। सुहानी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे प्रेमी होने का नाटक कर रहा था? क्या आप चाहते हैं कि समय आने पर मैं आपको शिक्षक सुहानी कहकर पुकारूं? सुहानी सगुन रुक गया। उसने जो कहा वो तर्कसंगत था। इसीलिए मुझे अपने नए नाम की आदत डालनी होगी, वरना अगर मैंने आपको फिर से मिस सुहानी कहकर बुलाया, तो क्या मेरा भेद नहीं खुल जाएगा? ठीक है। सुहानी सगुन को लगा कि मुकुल रॉय उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन उसे लगा कि उसकी बातें तर्कसंगत थी। वो उनका खंडन नहीं कर सकी। क्या मैं आपको पत्नी कहकर बुलाऊं? सुहानी सगुन ने दांत भींच लिए। इस आदमी को 1 इंच मिलने के बाद 1 गज चाहिए था। आप क्या सोचते हैं? सुहानी नाम बेहतर लगता है। मुकुल रॉय मुस्कुराई। सुहानी सगुन ने गहरी सांस ली। उसे सच में नहीं पता था कि उसे आने देना सही फैसला था या नहीं। इसी समय मुकुल रॉय ने अपना फोन निकाला और रोहिणी रॉय को फोन किया। उसने उसे बताया कि वह आज रात खाने पर घर नहीं आएगा। उसने उसे यह भी आश्वासन दिया कि कोई खतरा नहीं है। तभी रोहिणी रॉय को राहत मिली। क्या तुम अपनी बहन से डरते हो? सुहानी सगुन ने पूछा। मुकुल रॉय ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह डर नहीं है,
ये प्यार है। मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या मुकुल रॉय रोहिणी रॉय से डरती थी? बिल्कुल नहीं। उसे डर था कि रोहिणी रॉय चिंतित हो जाएगी। वो एक पुरुष है, जाहिर है उसे लड़कियों के प्रति कोमल व्यवहार करना ही होगा। मुकुल रॉय हंस पड़ी। लेकिन क्या तुम अब अपनी बहन के साथ रह रहे हो? मुकुल रॉय: हाँ, मैं बचपन से ही ऐसी हूं। जहां अपने माता पिता हैं, अभिभावक। धरती पर उसके माता पिता को रॉय फैमिली ने मार डाला था, और इस शरीर को तो यह भी नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। इसके बारे में सोचने पर यह थोड़ा हास्यास्पद और थोड़ा दुखद लगता है। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अपनी बहन के साथ एक अनाथालय में पली बढ़ी, मुकुल रॉय ने खुले मन से कहा। मुकुल रॉय की बातें सुनकर सुहानी सगुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने क्षमा मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, कोई बात नहीं। मुकुल रॉय मुस्कुराई। सुहानी सगुन को यह बहुत अजीब लगा। अनाथालय में पला बढ़ा बच्चा इतना आशावादी कैसे हो सकता है? यह दुर्लभ था। साथ ही मुकुल रॉय के प्रति उसका नजरिया भी काफी बदल गया। शायद वह अपनी बहन को तसल्ली देने के लिए आशावादी होने का दिखावा कर रहा था। कुछ ही देर में कार एक रिहायशी इलाके में प्रवेश कर गई। ये जगह है। सुहानी सगुन ने कार पार्क की और मुकुल रॉय के साथ मिलकर डिग्गी से कुछ बैग निकाले। ये वो सामान थे जो उन्होंने यहां आते समय खरीदे थे। सुहानी, क्या तुम रिहायशी इलाके में रहती हो? मुझे लगा था कि ये एक बड़ा विला है। सुहानी सगुन ने धीरे से कहा, मैं अकेले विला में क्यों रहूंगी? इस तरह का घर काफी अच्छा है। आज रात आपकी किस्मत अच्छी है। मैं आपको अपने हाथ का बना खाना चखाऊंगी। जब भी मुकुल रॉय उसे सुहानी कहकर पुकारती, सुहानी सगुन के रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन वो खुद को यही समझाती रही कि ये सब बस एक नाटक है। उफ, जब तक ये सब खत्म हो गया तब तक सब ठीक है। वे लिफ्ट से 18वीं मंजिल पर गए। हालांकि ये एक आवासीय क्षेत्र था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी का आवासीय क्षेत्र था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मुकुल रॉय को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि पूरा बैठक कक्ष नहीं, पूरा कमरा ही बच्चों जैसी मासूमियत से भरा हुआ था। वॉलपेपर हल्के गुलाबी रंग का था। कमरा बेहद सुंदर और साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी छोटी राजकुमारी के घर में प्रवेश कर रहे हों। पफ! मुकुल रॉय अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सुहानी सगुन को समझ नहीं आया कि मुकुल रॉय किस बात पर हंस रही थी। क्या गलत? तुम किस बात पर हंस रही हो? सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को गुलाबी चप्पलें दी। मुकुल रॉय ने लापरवाही से उन्हें पहना और अंदर चली गई। मैं हंस रही हूं। स्कूल की ठंडी, नेक और मोहक खूबसूरत शिक्षिका असल में कितनी बचकानी है। पूरा हॉल गुलाबी है, यहां तक कि चप्पलें भी गुलाबी है। छी छी छी। डिंग। सुहानी सगुन की शर्म महसूस हुई। कमीने अंक प्लस 20,000। मिशन प्रगति 70%। अगर तुमने बाहर जाकर कुछ भी कहने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय को गुस्से से धमकी दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब वे अंदर दाखिल हुए तो पूरा घर एक हल्की सी खुशबू से भर गया। मुकुल रॉय के घर की तरह मुकुल रॉय के घर में भी रोहिणी रॉय की खुशबू फैली हुई थी। बेशक मुकुल रॉय के कमरे को छोड़कर तुम पहले कहीं भी बैठ जाओ। मेरी चचेरी बहन शायद 2 घंटे में आ जाएगी। मैं सब्जियां धोकर खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूं। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो खुद डाल लेना। सुहानी सगुन ने मुकुल रॉय से कहा और सब्जियां लेकर रसोई में चली गई।